नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल के एपिसोड में राजस्थान पुलिस एसआई के सिलेबस के बारे में यानी उसके पाठ्यक्रम के बारे में और पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य पुस्तकों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा और अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज का हमारा जो बिंदु है, जो पाठ्यक्रम का जो बिंदु है, उसी को हम जोड़ने का आज के बिंदु से प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले हम जो पाठ्यक्रम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी विषय का है? हिंदी का। यानी हमें पता होना चाहिए कि पुलिस जो सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसमें हिंदी का जो स्पेशल पेपर होता है, हिंदी का जो पहला पेपर होता है, वहां से परीक्षा में 100% आने वाले हैं और जिनके अंकों की संख्या कितनी होगी? 200। यानी 100% अपने को 200 नंबर के मिलने वाले हैं। तो हमारे लिए एक एक प्रश्न बड़ा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण है और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कुल मिला के हमारा टारगेट 100 प्रश्नों की ओर रहेगा, यानी 100 प्रश्न सही होंगे तब हम जाके 200 नंबर प्राप्त करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहले जो बिंदु है, यानी कौन से विषय से हमें 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो हिंदी की हम बात करते हैं। और हिंदी शब्द की हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए हिंदी एक क्या है। हिंदी एक क्या है प्रिय विद्यार्थियों? भाषा। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करें, हिंदी शब्द के विकास क्रम के बारे में बात करें, या हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, इन सब के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि हिंदी शब्द जो है ये सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ मिलता है जफरनामा नामक ग्रंथ में। जफरनामा नामक ग्रंथ में, जिसके रचयिता हैं सरफुद्दीन जी। कौन से दीन जी? सरफुद्दीन जी। सरफुद्दीन जी का ग्रंथ है जफरनामा और जिसमें सबसे पहले हमें हिंदी ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलता है, जो कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। ये विद्यार्थियों, हिंदी शब्द के विकास की बात करें तो कुछ विद्वानों का मत है कि हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में, कौन से पश्चिम में? उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रांताओं ने प्रवेश किया और जहां इन्होंने प्रवेश किया वहां एक नदी बहा करती थी, सिंधु नदी। कौन सी नदी प्रिय विद्यार्थियों? सिंधु नदी। हम इस इतिहास की बातें नहीं कर रहे, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन हम हिंदी में शब्द, हिंदी भाषा का जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति के बारे में, विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तर पश्चिम में आक्रांत आ गए, सिंधु नदी के आसपास आए। इनकी एक विशेषता हुआ करती थी, ये सिंधु नदी का जो आसपास का क्षेत्र था ये सिंध तो कहलाता था, लेकिन ये विदेशी आक्रांता सिंध का उच्चारण हिंद करते थे, सिंध का उच्चारण हिंद करते थे। और हिंद शब्द में फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़ने पे, कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़ने पर हमारा शब्द आता है कौन सा? हिंदी। कौन सा आता है? हिंदी। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि हिंदी शब्द का विकास इस प्रकार से नहीं हुआ। यहाँ तक तो ठीक है कि विदेशी आक्रांता आ गए और ये सिंधु नदी के आसपास आए, लेकिन ये सिंधु को ही क्या बोल रहे हैं? हिंदू बोल रहे हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ये सिंधु को हिंदू बोलते हैं और हिंदुओं के द्वारा, यानी हिंदुओं के द्वारा जो भाषा बोली गई वो प्रिय विद्यार्थी रूपांतरित होकर हिंदी कहलाई। क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि हमारी जो मूल भाषा थी, हमारी जो प्राचीन भाषा थी वो थी प्रिय विद्यार्थियों संस्कृत। मूल भाषा जिसे कह सकते हैं, देव भाषा जिसे कह सकते हैं, और हिंदी की जननी भी हम इसे कह सकते हैं। ये प्राचीन काल में दो रूपों में प्रचलित थी। एक का नाम हुआ करता है वैदिक और एक का नाम था लौकिक। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक उस समय की कठिन भाषा थी अपेक्षा किसके? लौकिक के। तो वैदिक कठिन थी, लौकिक सरल थी, तो लोगों का रुझान भी लौकिक की ओर ज्यादा गया और आम बोलचाल की भाषा लौकिक बनी। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक भाषा में क्या होता था? इस समय यहाँ पे जो वेद थे, वेद पुराण उपनिषदों की भाषा थी, वो तो वैदिक कहलाई। वेद पुराण उपनिषदों की भाषा। तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से कि वेद कितने हैं? वेद कितने अपने? वेद कितने हैं और वेदांग कितने हैं? वेद कितने हैं और वेदांग कितने हैं, ये आप लोग लिखेंगे कमेंट में। तो देखो, वैदिक कहलाई वेद पुराण उपनिषदों की भाषा और आम बोलचाल की भाषा कहलाई लौकिक। फिर धीरे धीरे जो लौकिक आम बोलचाल की भाषा बन गई, इसमें और भी भाषाओं का समावेश हुआ और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद में पाली भाषा आई। कौन सी भाषा आई प्रिय विद्यार्थियों? पाली भाषा आई। और पाली भाषा के बाद में प्राकृत भाषा आई और प्राकृत के बाद में हम बात करें
तो हमारे पास में अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, यानी अपभ्रंश रूप आया। और अपभ्रंश का एक प्रकार माना जाता है सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा सैनी? सौर सैनी अपभ्रंश। और प्रिय विद्यार्थियों, इसी सौर सैनी अपभ्रंश से हमारी कौन सी दी का विकास हुआ? हिंदी का। कुछ विद्वानों का ये मत है कि हिंदी भाषा का विकास इस प्रकार हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करें हिंदी के समय काल की, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व का समय वैदिक और लौकिक का माना जाता है। जबकि हम इन सब की बात करें तो यहाँ तक का समय 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का समय, यानी 993 भी हम इसे कह सकते हैं, इनका समय माना जाता है। और हिंदी के विकास की बात करें तो 1000, या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 993 ईस्वी से लेकर अब तक हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, और हिंदी के विकास में किन किन विद्वानों का योगदान मत रहा। आप लोग इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम भाषा शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। ये भाषा क्या होती है? प्रिय विद्यार्थियों, ये भाषा क्या होती है, हम इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, भाषा होती है, ये हमें विचार विनिमय का माध्यम सिखाती है, यानी विचार जो होते हैं एक दूसरे के पास आदान प्रदान हम करते हैं, ये भाषा के माध्यम से करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाषा, समझने का प्रयास करेंगे। देखो, भाषा शब्द पहले बात करें तो भाष धातु से बना है, संस्कृत की भाष धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकटे करना, या हम कह सकते हैं भाषण देना। क्या देना? भाषण देना। या हम कह सकते हैं विचारों की क्या होती है? अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति। ये भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अब भाषा किसे कहेंगे? भाषा किसे कहेंगे कि विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। विनिमय से मतलब है आदान और प्रदान, आदान और प्रदान। अब प्रिय विद्यार्थियों, आदान प्रदान किसका करेंगे? तो विचारों का आदान प्रदान करेंगे, और आदान प्रदान होता है वो भाषा के माध्यम से होता है। यानी आप समझ गए होंगे मेरी बातें, या हम एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे देखो, ये दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति है, आप लोग समझ रहे होंगे, ये दो व्यक्ति है, इधर भी देखना, ये दो व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति के जहन में प्रश्न आया और इससे पूछ रहा है कि यार तू उदास क्यों है? उदास दिख रहा है ना आपको? और इसके मन में आया कि तू बता दे तू हंस क्यों रहा है? तो इसके विचार यहाँ तक गए, इसके यहाँ तक आए। तो ये आदान प्रदान का जो माध्यम है ना, ये भाषा होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, एक व्यक्ति, एक मनुष्य केवल 3 तरीके से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, जिसका एक रूप होता है मौखिक, यानी मौखिक रूप से भी वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। साथियों, लिखित भी एक विचार विनिमय का माध्यम है। और नंबर 3 की बात करें तो सांकेतिक भी एक विचार विनिमय का माध्यम है। सबसे पहले मौखिक की चर्चा करें तो एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, यानी विचारों का जो प्रकटीकरण करेगा वो बोलकर करेगा, मौखिक रूप से करेगा, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यदि विचारों का जो प्रकटीकरण है वो लिखित हो तो लिखित भाषा होती है। साथियों, जब यदि विचारों का जो प्रकटीकरण है ये संकेतों के माध्यम से होता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो ट्रैफिक पुलिस के इशारे होते हैं, एम्पायर के इशारे होते हैं, गाड़ियों के हॉर्न होते हैं, या हमारे शारीरिक जो भाव भंगिमाएं होती है, ये सांकेतिक भाषा में माने जाते हैं। इनमें सबसे तीनों की तुलना करें तो तीनों में से केवल 2 भाषा ही प्रमाणीकृत है, एक तो मौखिक और एक लिखित। ये सांकेतिक भाषा प्रमाणीकृत भाषा नहीं मानी जाती है। और तीनों में हम बात करें, तुलना करें तो सबसे सरल भाषा होती है मौखिक, और प्रिय विद्यार्थियों सबसे कठिन भाषा माना गया है किसे? सांकेतिक को। क्यों माना गया है कठिन? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते हैं। और मौखिक भाषा सरल इसलिए है क्योंकि मौखिक भाषा जल्दी समझ में आती है और लंबे समय तक हमारे जहन में रहती है, इसलिए मौखिक भाषा सरल होती है और सांकेतिक भाषा कठिन होती है। तो मुझे बताओ, मध्यम वर्ग वाली भाषा कौन सी?
लिखित हो जाएगी। इसके बाद हम भाषा के अंगों की बात करें तो भाषा के अंग कितने होते हैं? भाषा के अंग होते हैं साथियों तीन अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कोई भी भाषा हो उसके 3 अंग होते हैं। एक तो हम बात करें वर्ण, एक होते हैं शब्द और एक होते हैं वाक्य। यानी भाषा के 3 कौन कौन से निकल के आए? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे छोटा अंग वर्ण होता है, भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण होता है, जबकि भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। इन 3 अंगों पे ही पूरा भाषा बिंदु, या हम बात करें हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, ये 3 अंगों पे ही टिका हुआ है, यानी निर्भर है या आधारित है। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे, वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे, फिर शब्दों के बारे में करेंगे और फिर वाक्य के बारे में अंत में चर्चा करेंगे। साथियों, आपने सुना होगा कि हिंदी भाषा का सबसे कठिन बिंदु पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी विद्वान अधिकांशतः संधि को मानते हैं, लेकिन हिंदी का जो पाठ्यक्रम में जो बिंदु है संधि, ये कठिन नहीं है, समझाने वाला होना चाहिए, बिल्कुल सरल बिंदु है। सबसे कठिन बिंदु की हम बात करें तो सबसे कठिन बिंदु वाक्य शुद्धिकरण होता है, जिसको हम अंत में पढ़ने वाले हैं। पूरा हमारा पाठ्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद में सबसे अंत में हम जो वाक्य शुद्धिकरण है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपने सब बिंदु समझे, आपने सारे जो पाठ्यक्रम के जो भी बिंदु थे उनको अच्छे से समझने का प्रयास किया है। तो अंत में हम वाक्य शुद्धिकरण यदि सीखने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो हम सबसे पहले वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ तक आपने सीखा होगा, अच्छे से आपके समझ में आया होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो हम बात करेंगे वर्ण को लेकर। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? हम एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम धीरे धीरे इसी प्रकार आरपीएससी द्वारा जो निर्धारित राजस्थान पुलिस एसआई का पाठ्यक्रम है इसको कवर करने जा रहे हैं, इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमारे से जुड़े रहिए और आपने अपने मित्रों को भी अवगत नहीं कराया है तो जल्दी से जल्द अवगत कराएं और हमारे से जोड़ने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी रणनीति, हमारा जो रणनीति थी, या हमारा जो पाठ्यक्रम का जो प्रारूप था, ये हमने अच्छे से सजोया है और इसको हमने निरंतरता का रूप दे दिया है। निरंतरता का रूप हमने दे दिया है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की, फिर हमने पाठ्य पुस्तकों के बारे में चर्चा की और इतनी पाठ्य पुस्तकें अध्ययन करने के बाद में उनका जो निचोड़ था वो आपके सामने हम प्रकट कर रहे हैं, ताकि हमारे 100% गलत ना हो, ताकि हमारे 100% गलत नहीं हो। और 100% गलत नहीं होंगे तो हम कितने नंबरों के हकदार हो जाएंगे? हम 200 नंबर के हकदार हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक एक अंक इंपोर्टेंट होता है। आपके मित्रों से अवगत कराना, आप खुद भी निरंतरता रखने का प्रयास करना कि यहाँ 200 अंक बड़े इंपोर्टेंट है। एक पेपर सेपरेट हिंदी का होता है, तो हमारे वरीयता सूची के लिए हिंदी इंपोर्टेंट विषय है, तो आप इसको हल्के में ना आंकें, हल्के में आंकने का प्रयास ना करें और आप हमसे निरंतरता के साथ जुड़े रहिए। आप जुड़े रहेंगे तो आपका जो पाठ्यक्रम है वो आपके लिए हमेशा के लिए सरल हो जाएगा और आप पहली बार में ही सफलता को हासिल हो जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, तो हमने सबसे पहले जो भाषा का अंग है वो हमारे पास निकल के आया है वर्ण। क्या निकल के आया? वर्ण पाठ्यक्रम में हमारे बिंदु आया है वर्ण विचार, जिसे हम कह सकते हैं। हम बात करें इसकी परिभाषा को लेकर तो वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण क्या होता है? तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने पता की कि ये ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है ये वर्ण कहलाता है, ये वर्ण कहलाता है। हम किताबी परिभाषा की बात करें तो किताबी परिभाषा क्या कहती है? किताबी परिभाषा वर्ण के संदर्भ में क्या कहती है कि मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों 56 होती है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करना कि मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे एक बार समझने का प्रयास करेंगे, मैंने लिखा कमल। क्या लिखा मैंने? कमल। तो देखो, कमल का हम टुकड़ों में विभाजित करें तो कै, मैं, ले,
3 पार्ट इसके हो सकते हैं, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों इनके भी टुकड़े हो सकते हैं। क में क्या छिपा हुआ है? ए। अरे में बोलो ए, और ले में भी बोलो क्या छिपा हुआ है? ए। लेकिन अब इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो यही हमारे क्या है? वर्ण है। वर्ण यही होते हैं जिसमें एक रूप व्यंजन होता है, एक स्वर होता है। ये हम चर्चा करने वाले हैं कि वर्णों को जब 2 भागों में बांटते हैं तो एक रूप तो हमारे पास में आया क्या? स्वर, और एक रूप हमारे पास निकल के आया क्या? व्यंजन। क्या निकल के आया? व्यंजन। प्रिय विद्यार्थियों व्यंजन लिखा है मैंने, व्यंजन नहीं लिखा, ध्यान रखना, व्यंजन नहीं लिखा, व्यंजन लिखा है, और हमें लिखना भी व्यंजन लिखा। व्यंजन और व्यंजन दोनों में अलग अलग अंतर है, दोनों में अर्थ की दृष्टि से दोनों अलग है। आपने हिंदी में एक बिंदु, हमारे पाठ्यक्रम में भी है, हमारे पाठ्यक्रम में एक बिंदु है शब्द युग्म, यहाँ लिखता हूं मैं शब्द युग्म हिंदी में, और हमारे पाठ्यक्रम में एक बिंदु है शब्द युग्म। यहाँ से परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, यहाँ से परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, तो हल्के में मत आंकना इस बिंदु को। शब्द युग्म का दूसरा नाम होता है, शब्द युग्म का दूसरा नाम होता है समश्रुति। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी समश्रुति का मतलब है सुनाई तो एक जैसे देते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, और यहाँ से 3 से 4 प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में भी आए हैं, यानी परीक्षा में आने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ व्यंजन और ऐसे प्रश्न आते हैं शब्द युग्म से कि व्यंजन और व्यंजन का अर्थ क्या होता है। तो व्यंजन देखो अनुस्वार का डिफरेंट है, तभी तो बड़े आप जो हिंदी के विद्वान लोग होते हैं वो कहते हैं कि हिंदी में बिंदी लगती है, ऐसा ही है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ अनुस्वार जो बिंदु है इसका मतलब तो हो गया वर्ण, या हम जो भोजन खाते हैं पकवान, और व्यंजन का मतलब होता है साथियों पंखा। व्यंजन का मतलब क्या होता है? पंखा। लेकिन हम इसको अलग से पढ़ने वाले हैं, अलग से सीखेंगे। शब्द युग्म या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द को अलग से बिंदु बनाकर सीखने का प्रयास करेंगे, और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हम आपसे अवगत करवाते हैं साथियों। और इसके बाद में वर्णों की जो संख्या के संदर्भ में बात करें, 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, एक तो व्यंजन होता है, एक स्वर होता है। एक व्यंजन होता है, एक स्वर होता है। किसके 2 रूप है? ये स्वर, इसके वर्णों के 2। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 56 होती है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 होती है। और मूल रूप से वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? मूल रूप से वर्णों की संख्या भी 52 होती है। प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से वर्णों की संख्या 44 होती है। परीक्षा में राजस्थान पुलिस एसआई में प्रश्न आया था कि संयुक्त व्यंजनों को जोड़ देने, यहाँ से प्रश्न नहीं था, प्रश्न तो ऐसा था, लेकिन प्रश्न तो यही से था, संयुक्त व्यंजनों को हटा देने से वर्णों की संख्या होती है तो 44, और संयुक्त व्यंजनों को जोड़ देने पर वर्णों की संख्या होती है 48। ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये 4 होते हैं, जिसमें क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके बारे में हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो फिर से इसके बारे में बारीकी से सीखने का या समझने का प्रयास हम कर लेंगे। विद्यार्थियों वर्णों को 2 भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 56 होती है, जबकि देवनागरी लिपि 52 मानती है। मूल रूप से वर्ण 52 होते हैं, मुख्य रूप से 44 होते हैं, और संयुक्त व्यंजनों को जोड़ देने पर 48 होते हैं। ये 4 संयुक्त व्यंजन हमारे पास हैं। और संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। ये वर्णों का हमने मोटा या बारीकी जो प्रारंभिक रूप था, इसके बारे में समझने का प्रयास किया है। और अब अगला बिंदु हमारा स्वर है। हम स्वर को सीखने वाले हैं, लेकिन आपने विद्यार्थी यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम कल आपके सामने फिर से स्वर बिंदु के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।